का मतलब, हेलो, यस कहने सर। हाँ, कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को यदि मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति का सही और सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के, ठीक है, 34 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार हमें दिया गया है कि जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे या संवैधानिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि मौलिक अधिकार में सभी व्यक्ति को, चाहे वो किसी गांव का हो, शहर का हो, सबको बराबर का अधिकार है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यदि गलती करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगा जो समीक्षा गलती करेगी या हम गलती करेंगे, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार हमारे संविधान में महिला और पुरुष को भी दिया गया, ठीक है। और तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज तुम लोग को हम बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को आज जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो ज्ञान की देवी हो, विद्या की देवी हो, लच धन की देवी हो, या शक्ति की देवी दुर्गा हो, सारी, सबसे बड़ी तो जो शक्ति है तो महिला ही है। लेकिन उस देश में, जिस देश में सारी शक्तियां महिलाओं के पास है, सारे देवी देवता महिलाएं हैं बड़े बड़े, उस देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि उस महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उस महिला को जन्म लेते हुए ही उसको मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? कि दहेज, पैसा लगेगा, लड़की है, ठीक है, मेरा इज्जत नाक कटा देगी तो उसको मार दो। तो ये क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारे साथ सामाजिक परिवर्तन, बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, ठीक है। बहुत सारे मुसलमान लोग आए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके कारण हमारे समाज में परिवर्तन आए। अन्यथा हमारे देश में, तो ये हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में तो कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में ये कहा गया है कि जिस घर में नारी रोती है, महिला रोती है, नारी पे हाथ उठाया जाता है, वह घर कभी विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब हम ये कह रहे थे कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे धर्म ग्रंथ में है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के मंत्र की रचना जो है महिलाएं की हैं। घोषा, अपाला, लिख लो, घोषा, अपाला, लोपा मुद्रा, ठीक है, ये सारी महिलाएं वेद के मंत्रों की भी रचना की हैं। और उस देश में महिलाओं के साथ ये स्थिति क्यों, कैसे? हम लोग सहरसा से आते हैं। आ, हाँ बोलो। सर घोषा अपाला और क्या बोले थे? लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा, ठीक है। तो ये सारी महिलाएं जो है जिन्होंने मंत्र की ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की, ठीक है। तो उस देश में महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति क्यों हो गई? फिर सोचो कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कल्लादी गांव में हुआ था, जिन्होंने चार पीठ की रचना की थी। भारत के चारों कोनों में चार पीठ की रचना, द्वारिका मतलब सिंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ, ऐसे करके, ठीक है। तो चार पीठ की रचना की थी। वह हिंदू धर्म को भारत में स्थापित किया था। वह शंकराचार्य को सहरसा की जमीन पर ही मंडन मिश्र की जो पत्नी है भारती, उससे शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है, शास्त्र का वार्तालाप, बातचीत, उसमें उसको हारना पड़ा था। हम उसी मिट्टी से आते हैं, उसी सहरसा की मिट्टी से आते हैं। और उस मिट्टी में ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे देश की महिलाएं या हमारे जिला की महिला या हमारे गांव की महिलाओं को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिलती। उस महिला को जिंदा जला दिया जाता है शादी के बाद, या कोई उस महिला को मार के मतलब अपमानजनक स्थितियों में रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जो महिला एक बच्चे को जन्म देती है, एक पुरुष को जन्म देती है, पुरुष को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वही पुरुष उस महिला को बर्बाद कर देता है। उस महिला को मतलब कहीं का नहीं छोड़ता, मतलब महिला जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पुरुष जाति का बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि पुरुष जाति में भी यह शिक्षा देने की जरूरत है कि माता जो लड़की है, वो हमारी माता है, बहन है, कि हमारे परिवार की वो चीजें हैं। हम रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन का मतलब क्या है?
रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि कोई भाई, कोई बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध दे। रक्षा मतलब का मतलब ये है कि जो भी लड़कियां हैं वो सब बहन के समान है। और लड़की, चूंकि हमारी बहन जो है जिस जाति से आती है, उस जाति की रक्षा करना, उस जाति को सम्मान देना मेरा अधिकार है। हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और यही है रक्षाबंधन का सही मतलब। रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि अपनी बहन से तो हम राखी बनाएंगे और दूसरी बहन के साथ हम मिसबिहेव करेंगे, नहीं। रक्षाबंधन का मतलब है कि हम नारी जाति के प्रति सम्मान करें, महिला जाति को हम आदर और सत्कार दें, ये मतलब होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या हो गई कि हर एक गलती का जड़ महिला। महिला बेवकूफ है, महिला के पास बुद्धि नहीं है, महिला नरक का द्वार है, हर चीजें बताते चला गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थितियां जो है नारी के विकास में बाधक बना, और इसमें हमारा पुरुष प्रधान समाज भी जिम्मेवार है। महिलाएं भी जिम्मेवार हैं। जिन महिलाओं को मौका मिला पढ़ने के लिए, जिन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला, वो महिला आगे नहीं बढ़ी, वो कुछ गलत हरकत ऐसा कर दी, और एक महिला के गलत करने के कारण सारी महिला जाति पर उंगली उठने लगे। तो ये भी गलत है। आज हम अक्सर चर्चा करते हैं आप लोग से कि आप लोग सारी लड़कियां यदि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हर बाप अपनी बेटी को बोलेगा, नहीं देखो तो मौसम कितनी अच्छी है, देखो तो सोनी कितनी अच्छी है, देखो तो राखी कितनी अच्छी है, देखो तो मनसिका समीक्षा या नयन नयन देखो तो कितना अच्छा है। तो इससे हमारे समाज में डेवलपमेंट होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, हमारे समाज का ग्रोथ होगा। तो आपका व्यवहार जो है ना, आप काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छी से सफलता करते हैं, कोई गलत हरकत नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आप अपनी माँ का, पापा का या अपना भी सर सर को झुकाना पड़ता हो, जिंदगी आगे भी कभी झुकाना पड़े। तो ऐसे काम यदि आप नहीं करते, तो दूसरे के बेटियां भी, दूसरी लड़कियां भी आपको आइडियल मानती है, आपका नकल करेगी, आपके जैसा बनना चाहेगी। और ये भी एक बड़ी समाज सेवा है। और यदि आप लोग ऐसा करते हैं, तो आप लोग भी एक बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ। फिर अब देखो, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द हैं। स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता हमें मिलेगी तब हम किसी काम को अच्छे से कर सकेंगे, हम अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन स्वच्छंदता फिर क्या होती है? तो स्वच्छंदता कि हमको जो मन आएगा सो करेंगे, जैसा मन कपड़ा वैसा पहनेंगे, जैसे सोना होगा और जहां जाना मन होगा वहां जाएंगे। ठीक है, ना किसी नियम को कानेंगे, ना कोई कानून को मानेंगे। तो इसको स्वच्छंदता कहते हैं। स्वतंत्रता अच्छी चीजें होती है, स्वच्छंदता अच्छी चीजें नहीं है। जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं। मान लीजिए हम एक लड़का है, हम स्वतंत्र हैं किस पर? रोड पे चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बस ट्रेन में जाने के लिए, बस में जाने। लेकिन हम स्वच्छंद हो जाए कि नहीं, हम तो बस में ऐसे ही चलेंगे, हम तो ट्रेन में ऐसे ही चलेंगे, रोड पे हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। आपकी स्वतंत्रता तभी तक स्वतंत्रता है जब आपके कार्यों से दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पड़ती है। यदि समीक्षा स्वतंत्र है और स्वतंत्र हरकत करती है, लेकिन उसके स्वतंत्र हरकत से मनसिका के स्वतंत्रता को छीना जाता है या मनसिका के स्वतंत्रता को कम किया जाता है, तो यह स्वतंत्रता समीक्षा की स्वतंत्रता नहीं है। और यहीं पर फिर पुलिस का काम स्टार्ट हो जाता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का कानून स्टार्ट हो जाता है, फिर जेल वगैरह बहुत सारी सुविधा स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब जो कानून हमारे लिए है वही मनसिका के लिए भी है, वही समीक्षा के लिए भी है। ठीक है, मनसिका ये नहीं कर सकती कि रोड को हम बंदे करके रहेंगे, रोड पे हम किसी को जाने, रोड मेरा स्वतंत्रता है रोड पे चलना, हम चलेंगे, किसी को चलने नहीं देंगे। ये स्वतंत्रता नहीं हुई, ये स्वच्छंदता हो गई। और स्वच्छंदता हमेशा गलत चीज है। ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं, व्यक्ति का समाज से संबंध होता है। वैसे व्यक्ति समाज में ही जाकर के अपना विकास करता है, समाज में ही उसके हित को, उसको सुरक्षा मिलती है। यदि व्यक्ति समाज को तोड़ दे, समाज को कमजोर कर दे, तो इससे क्या होगा? इससे समाज भी कमजोर होगा और व्यक्ति भी कमजोर होगा। क्योंकि व्यक्ति अकेला है, समाज बड़ा है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म है समाज।
और जहां पर व्यक्ति जब जाता है तो उस व्यक्ति को उस समाज से पहचान मिलती है। आप कह सकते हैं कि हम दमगरी समाज से आते हैं। आप कह सकते हैं कि हम इस जाति के समाज से आ सकते हैं। आप कह सकते हैं उससे बड़ा समाज, दमगरी से बड़ा समाज नादो नादो पंचायत समाज हो गया। नादो पंचायत से बड़ा समाज क्या हो गया? सौर बाजार प्रखंड एक बड़ा समाज हो गया। सौर बाजार प्रखंड से बड़ा समाज क्या हो गया? सहरसा सहरसा जिला का जो समाज है हम वो कह सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे कोसी कमिश्नरी का जो समाज है हम वो कह सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि बिहार राज्य का जो समाज है, बिहार का जो समाज है। उससे आगे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भारत का जो समाज है। उससे आगे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? विश्व का जो समाज है। ठीक है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम छोटे समाज को लेके चलते हैं या हम बड़े समाज को लेके चलते हैं। एक कवि ने कहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक कविता का एक लाइन दोहराता हूँ। ठीक है। एक कवि ने कहा है, यह सच है प्रिय, प्रेम का पयोनिधि तो सदा उमड़ता है निस्सीम भूमि पर। निस्सीम का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो कहने का मतलब प्रेम का पयोनिधि, पयोनिधि का मतलब होता है अमृत। ठीक है। तो प्रेम का अमृत तो वहां बरसता है जहां जमीन बहुत बड़ा हो। तो आप सोचिए कि यदि आप यादव समाज से हैं, यदि आप राजपूत समाज से, तो छोटा समाज है। लेकिन यदि आप भारत समाज या विश्व के समाज के काम करते हैं, तो आप सोचिए कि आप में मानवता, इंसानियत, मनुष्यता कितनी कूट कूट कर भरी होगी। ना आप यादव होंगे, ना राजपूत होंगे, ना बैकवर्ड होंगे, ना फॉरवर्ड होंगे, ना हिंदू होंगे, ना मुस्लिम होंगे। आप एक इंसान होंगे। और एक इंसान की जो इंसानियत होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा धर्म होता है वो। ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान से फर्क नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। तो एक महिला के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, एक पुरुष के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए। तो यहाँ तो ये नारी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता तुम लोग समझ गए। अब आओ अब आओ कि हमारे संविधान के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। क्यों? कि महिलाओं को जो हमारे समाज में स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, ये लेकिन ये सिद्धांत में है। व्यवहार में क्या होता है कि महिलाओं को कभी जिंदा जला दिया जाता है, कभी दहेज की मांग होता है, या कभी महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है, या कभी महिलाओं को जन्म लेने के साथ ही मार दिया जाता है। ठीक है। तो इस स्थिति को पलटने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षा दिया गया है। तुम उसमें चर्चा कर सकती हो। रिजर्वेशन का, महिला के रिजर्वेशन, महिला को वोट का अधिकार, महिला को घरेलू हिंसा उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जो है वो कानून। ठीक है। पॉस्को एक्ट जो होता है, ठीक है, वो ऐसे बहुत सारे कानून की आप उसमें चर्चा कर सकते हैं। महिलाओं को पठन पाठन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का तुम वहां पे चर्चा करोगे। फिर तुम आगे आओ। ठीक है। फिर तुम ये लिखोगे। ठीक है कि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ती है। और ये साबित हो चुका है कि आज के डेट में कि महिलाएं लड़कों से किसी मामले में कम नहीं होती है। महिलाएं आज हवाई जहाज चला रही हैं, जाके युद्ध कर रही हैं, युद्धक विमान चला रहे हैं। ठीक है। आर्मी में भर्ती हो रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, आईएएस बन रही है, कर्नल बन रही है, ब्रिगेडियर बन रही है। ठीक है। तो इस रूप में ये सारी चीजें आज जो है, ये सारी चीजें घटनाएं घट रही है। तो कहने का मतलब यह कि महिलाएं की ब्रिगेडियर क्या होता है? क्या? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर जैसे हम एक दिन बताए थे अभी सिंह को, जो आर्मी वगैरह का तैयारी करता है, तो हमने बताया था ना कि आर्मी में भी होता है ना, एनडीए होता है और सीडीए होता है। ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी करके एनडीए जो इंटर के बाद होता है, तो उसमें जब जाता है लड़का तो कर्नल, मेजर, ब्रिगेड उसका पद है। ठीक है। सेना का पद है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल। जैसे आईएएस होता है ना, जैसे आईपी डीएसपी होता है, आईजी होता है, डीआईजी होता है, डीजीपी होता है, एजीपी होता है, बताए थे ना हम लोग। एडीजी होता है, नहीं बताए थे हम एक दिन? यस सर। हाँ, तो यस सर। उसी तरह से आर्मी जो होता है ना, आर्मी में भी कांस्टेबल होता है, सूबेदार होता है। सूबेदार के बाद फिर ऐसे करके धीरे धीरे उसका पोस्ट होता है। उसी में मेजर, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट,
ठीक है, वो बड़ा बड़ा पोस्ट हो गया, ठीक है। तो वो चीजें होती है। तो आज के डेट में लड़कियां हवाई जहाज चलाती है, हेलीकॉप्टर चलाती है, युद्ध करती है, फाइटर प्लेन चलाती है, राफेल जो विमान है उसको चलाती है। अब बताओ कि महिला टैंक चलाती है, ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाती है, महिलाओं की डॉक्टर करती है। महिला किसी से कम नहीं है। महिलाओं को यदि अधिकार मिले तो महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि वो पुरुषों से कम नहीं है। हर मामले प्रकृति ने भी महिला 1000 पुरुषों पर 1008 महिलाएं देती है। यह भी साबित करता है कि महिलाएं, ठीक है, पुरुषों से ज्यादा ताकतवर होती है। काम के मामले में भी महिलाएं जिस प्रकार घर में 24 घंटा काम करती है, यह भी साबित करता है कि महिलाएं पुरुषों से कम काम नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ उसको मौका मिलने की जरूरत है, उसको सुरक्षा मिलने की जरूरत है, उसको अवसर मिलने की जरूरत है, ठीक है। उसको भी अवसर मिलेगा, उसको सुरक्षा मिलेगा, उसको मौका मिलेगा, तो वह साबित भी कर रही है। फिर इस पे डाल दो सिमोन द बुआ की जो किताब बोले थे, एक महिला महिला नहीं होती है जन्म से, उसको महिला बनाया जाता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके दिमाग में ये डाला जाता है, तुम लड़की हो, तुमको धीरे चलना है, तुम्हारा दुपट्टा नहीं सरके, तुम इतना भाई को इतना जोर से कैसे क्यों मारोगी, तुम भाई से ऐसे बहस नहीं करते, ऐसे नहीं सोते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं खाते। कहने का मतलब कि महिलाओं का जो ध्यान है या लड़कियों का जो ध्यान है, वो सारा ध्यान दुपट्टा संभालने में, तेज नहीं चलने में, लोग क्या कहेगा इस पर चला जाता है, और पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाता है। ये सारी चीजें जो है, ठीक है, से कारण क्या होता है कि महिला का ध्यान भटता है। जबकि पुरुष, कुछ नहीं करो तुम पढ़ाई करो, कुछ नहीं करो तुम पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये आज भी हमारे घर में एक लड़के को एक गिलास दूध दिया जाता है, तुम लड़कियों को, तुम्हारा भाई ना है उसको एक गिलास दूध दे दो, तुमको आधा गिलास दूध मिलता है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम सारी महिलाओं की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे गांव में होता है, ये होता है, ठीक है। तो महिलाओं को आज भी आधा गिलास और लड़के को पूरा गिलास दूध दिया जाता है। तो ये स्थितियां हैं। और इस स्थितियों में भी महिलाओं को जो है, हेलो, कौन से स्क्रीन शेयर कर रहे थे? तो ये स्थितियां जो होती है, ये महिलाओं में आज की डेट में भी है। और इन सब चीजों को चर्चा करते हुए हम लिखेंगे, ठीक है, कि एक समाज रूपी रथ को चलाने के लिए महिला और पुरुष को बराबर चाहिए, बराबर मौका चाहिए। समाज का विकास तब हो सकता है जब दोनों पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधे मिला करके चले, ठीक है। और एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें पुरुष के साथ न भेदभाव हो, न महिलाओं के साथ भेदभाव हो। और साथ में महिलाएं ये समझें, ठीक है, वो महिलाएं हैं और उन पर एक जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। वो उच्चृंखल ना बने, अनुशासनहीन ना हो, समाज के साथ चले, ठीक है। आज के डेट में क्या होता है, कुछ महिलाएं पुरुष लड़का बनने चली जाती है और लड़का बनने के चक्कर में लड़का से भी मतलब गलत हरकत स्टार्ट कर देती है। तो वो स्थिति भी गलत है। प्रकृति ने हमें जब लड़की बनाया, हमें लड़का बनाया, तो हमें लड़की होने पे अफसोस नहीं होने चाहिए, हमें लड़का होने पे गर्व भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमें समाज को चलाने के लिए हम दोनों की लड़का लड़की दोनों की आवश्यकता है। और एक ऐसे समाज में जिसमें दोनों के लिए अच्छा हो, वो एक अच्छा समाज है। वो समाज हमेशा, इसीलिए जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देश, जो देश विकास में सबसे आगे हैं, वहां आप देखिए कि लड़का और लड़की को बराबर का अधिकार है। ना वहाँ लड़की के साथ भेदभाव होता है, ना लड़के के साथ भेदभाव होता है। वहाँ देश दहेज प्रथा नहीं है। वहाँ लड़की को जन्म के साथ मार दिया जाता है। वहाँ लड़की को पाँव के जूती के समान नहीं समझा जाता है। ये सब सारी चीजों की चर्चा करते हुए, ठीक है, और अंत में लिखेंगे, ठीक है, कि समीक्षा कर देंगे, मतलब उसका लास्ट में समीक्षा जो होता है कि करके, ठीक है, कि हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना है। यह निर्माण जो एजुकेशन से होगा, शिक्षा के विकास से होगा, महिलाओं को अवसर देने से होगा, रोजगार के साधन को डेवलप करने से होगा, और लॉ और कानून और व्यवस्था की मजबूती करने से महिलाएं सशक्त होगी। साथ में एक और चर्चा कर देना कि आज के डेट में पब्लिक टॉयलेट नहीं है। तो पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो चूंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलेगी तो उसको सड़क पे टॉयलेट नहीं करेगी, इसलिए जो है पब्लिक टॉयलेट हर जगह, चौक चौराहे हर जगह पे पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, और जिससे महिलाएं सशक्त होगी और उनको शिक्षा का अधिकार भी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, ठीक है। और महिलाएं पुरुष
ठीक है, अच्छा काम करेगा। और हमारी संस्कृति तो है ही ऐसी कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है, आप लोग फिर से लिखिएगा जो जो आप लोग लिखे हैं। जो कौन रेज हैंड किया है? मनसिका है रेज हैंड। मनसिका बोलो। मनसिका, देखो तो तुम्हारे घर में कितनी क्यूट बच्चा है वो, जो तुम सर लड़ाई। अभी है। हम समझ रहे हैं तुम ही हो, इसीलिए जान के बोलो। क्या पूछ रही थी मनसिका, पूछो। तुम रेज हैंड सर पूछो। जागरूकता क्या होता है? जागरूकता, जानने की उत्सुकता को जागरूकता कहते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस। हमको जैसे तुम में पढ़ाई की जागरूकता बढ़ गई, ठीक है, तुम्हें अपने करियर के प्रति जागरूकता बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गया। अब तुम ज्यादा सचेत हो गई कि हमें अच्छा करियर बनाना है, हमारा करियर कैसे डेवलप होगा, कैसे विकास करेगा, इसके बारे में सोचती हो, इसी को जागरूकता कहते हैं। ठीक है, हम कैसे पढ़ाई करें, यस कैसे सर। कैसे अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, तो जागरूक हो गए, ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम मेरा डेवलपमेंट हो, कैसे हम सफल बने, ठीक है, कैसे हम अच्छा अपने पापा की अच्छी बेटी बने, कैसे हम ऐसी बेटी बने जो घर में सबका नाम रोशन कर सके, ठीक है, हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे मेरे मम्मी पापा का सर नीचा हो, ठीक है। तो इसी इन सारे चीजों को तुम जानना चाहती हो, सोचती हो, ठीक है, पढ़ती हो, तो इसी को जागरूकता कहते हैं ना। अपने करियर के प्रति सचेत हो गई तो जागरूक हुई ना। यस सर। ठीक है, अपना अच्छे अच्छे चीजों के प्रति सतर्क हुई, सचेत सचेत हुई, इसी को जागरूकता कहते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम लोग कहाँ चलें किताब पे? यस सर। हम्म, समीक्षा कुछ पूछना है? सर रा, राखी, तुम अच्छा पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारा दो तीन क्वेश्चन जो है ना, तुम दो तीन क्वेश्चन जो पूछी हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी हो, ठीक है, हमको अच्छा थैंक यू लगा। सर। अच्छा लगा कि तुम बताई कि 1,000 में 1,008 महिलाएं, ठीक है, इसका मतलब ये सब। हाँ, तो इससे पता चलता है ना कि तुम सीरियस हो, तुम ध्यान दे रही हो, ठीक है। हमारा बस ये कहना है कि सारी, चाहे मौसम हो, समीक्षा हो, मनसिका हो, नयन हो, सब लोग कंसंट्रेट हो, सब लोग पढ़ाई करें, ठीक है। और ऐसा पढ़ाई करें कि मैट्रिक, इंटर 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 करते करते तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। अरे हम साइंस नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस के अलावा बहुत सारा जॉब है, ठीक है। हम आर्ट्स पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ के बहुत सारा जॉब है ना। इंटर करने के बाद तुम क्लैट निकाल सकती हो। क्लैट होता है सेंट्रल लॉ कंबाइंड लॉ एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम वहां से बायोलॉजी पढ़ सकते हो, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो, आईएएस की तैयारी कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, रिसर्च बन सकते हो, बहुत सारा, बहुत पत्रकार बन सकते हो, ठीक है। जो टीवी न्यूज पे पत्रकार, एक पत्रकार लिखने वाला पत्रकार होता है, एक पत्रकार माइक संभाल के बोलने वाला पत्रकार होता है, बहुत तरह का जॉब है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस का जॉब है, बहुत तरह का जॉब है, बैंक में पीओ है, ग्रामीण बैंक में है, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है। तुम देखिए ना एग्जाम जैसा तुमको देखा, कैसा मैथ पूछता है, कैसा रीजनिंग पूछता है, कैसा कलर एप्टीट्यूड पूछता है, वो रीजनिंग पूछता है, वही सब चीज पूछता है। और जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, यही सब सारा चीज पूछेगा। जो तुमको हम महिला सशक्तिकरण एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो मौसम। सर, हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक रिपोर्टर क्या होता है? क्या? इलेक्ट्रिक रिपोर्टर। इलेक्ट्रिक रिपोर्टर? यस सर। इलेक्ट्रिक रिपोर्टर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, जैसे टीवी टीवी जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकते हो, ठीक है, या सोशल नेटवर्किंग साइट कर सकती हो। तो ये होता है उसमें, ठीक है। हेलो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, जो उसको पूछना है पूछो ना। हाँ पूछो। सर उपचार मतलब क्या होता है? क्या? उपचार। उपसार, उच्चारण बोलो। हर्षौ प सो अंश। हाँ प्रणाम, हम कुछ देर में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, दीजिए, जल्दी बोलिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसलिए हम रिपीट करते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा हुआ। गेहूं में सबसे ज्यादा गेहूं के फसल को सबसे ज्यादा हुआ। इसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। इसमें उर्वरक का ज्यादा यूज होता था, या कृषि के उपकरण का ज्यादा यूज होता था। तो इसमें पढ़े लिखे किसान ही, या जिनके पास जमीन ज्यादा था, वही इसका फायदा लिए। तो पूंजी की जरूरत तो पड़ती ही थी। लेकिन परंपरागत किसान, परंपरागत तरीका, परंपरागत तरीका का मतलब क्या होता है? परंपरागत तरीका का मतलब कभी सोची हो? परंपरागत दिख रहा है तुम लोग को ना चीजें, किताब? यस यस सर। सर। तो परंपरागत तरीका का मतलब क्या होता है? परंपरागत तरीका का मतलब होता है परंपरा से जो चला आ रहा है। हम बताए थे रूढ़ि और परंपरा, याद होगा तुम लोग को बहुत पहले, कि रूढ़ि क्या है, परंपरा क्या है। तो समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है रूढ़ि और परंपरा में। तो नो सर। बिहार के किसान खेती के परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते थे। उन्हें अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है। परंतु कृषि की आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिए अब उन्हें अधिक पूंजी और नकद मुद्रा की आवश्यकता पड़ने लगी। तो आधुनिक पद्धति आज भी देखो, कि खेती का पुराना तरीका से खेती करोगे तो गाय बलद हल जोतो, लेकिन ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, ठीक है, नए नए बीज चाहिए, सिंचाई के लिए जो है कि डीजल वगैरह चाहिए। तो देख रहे हो ना, पड़ेगा ना। हमारे देश के अन्य भागों के समान ही बिहार में भी छोटे किसानों की प्रमुखता है। उनकी आय बहुत कम होती है और ये बहुत कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास निजी पूंजी का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार के छोटे किसान भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु इसके लिए उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है ना? परंतु इसके लिए उन्नत बीज कहाँ मिलेगा? जैसे हम बोले थे ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड, नहीं बोले थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। हाँ, हाँ हाँ, राखी है। समीक्षा कौन हो? हाथ उठाओ, बोलो। सर बोलो उन्नत बीज क्या है? क्या? उन्नत बीज। उन्नत बीज? अरे उन्नत का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ बीज। हाई, उन्नत का समीक्षा बोल रही हो ना? हाइब्रिड बीज। समीक्षा, हाइब्रिड बीज। हाँ हाइब्रिड बीज है। उन हाइब्रिड, वो जीएम बीड हो, जीएम फूड जो होता है ना, उसको हाइब्रिड कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है, जिसके जीन में चेंजिंग करके बीज बनाया जाता है ना, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड बीज। सीड। उन्नत का मतलब हुआ ये होता है ना, कि जैसे उन्नत में तो मॉडिफाइड बीज भी आ जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, कि उसको इस रूप से प्रयोगशाला में, लैब में, एक एक समान टेम्परेचर पर, एक समान परिस्थिति में उसको पैदा किया जाता है। ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं उन्नत। वह उन्नत बीज, वह बीज जो ज्यादा फसल का उत्पादन करता है। देखो हम लोग लिखते थे एग्जाम में बीज उपज अनुपात, तुम ऐसे अब समझो। बीज उपज अनुपात, बीज उपज अनुपात क्या होता है, कभी सुनी हो? जितना बीज लगाएंगे उसके अनुपात में कितनी उपज होगी। यदि हम एक बीज लगाते हैं और एक बीज के बदले में हमें 5 केजी अनाज मिलता है। परंपरागत बीज, हम यदि एक बीज बोते हैं तो हमें 500 ग्राम, 500 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 500 ग्राम फसल मिलता है। और उन्नत बीज हम लगाते हैं एक बीज तो हमें 5 केजी मिलता है। तो बीज और उपज का जो अनुपात होता है, अनुपात अनुपात एवरेज, ठीक है। तो परंपरागत बीज का और उपज का जो अनुपात है परंपरागत फसलों में, उसमें कम था। ठीक है। अब क्या हुआ कि यदि हम बेहतर बीज उन्नत बीज लगाते हैं, तो उससे क्या हुआ कि बीज उपज अनुपात जो है बढ़ गया। बीज जितना लगाते थे उतने लगाते थे, लेकिन उपज बहुत बढ़ गया। ठीक है। तो इस रूप से उन्नत का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, कि उस इलाके का सबसे उन्नत गांव वो है, डेवलप्ड। उन्नत का अंग्रेजी में समझो डेवलप। जैसे होता है ना, कि गुड, बेस्ट, बेस्ट। ठीक है। तो सबसे बेस्ट, उन्नत का मतलब होगा सबसे अच्छा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर।
जो हाइब्रिड बीज होता है वो उन्नत होता है। तो उन्नत पूछी थी, उन्नत वो भी होता है, लेकिन वो उन्नत फसल बीज हुआ। उन्नत का मतलब तुम पूछी तो उन्नत का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे हाई क्वालिटी का। हम बोलते हैं ना कि अरे यार, सारे गांव में वो गांव बहुत उन्नत है, बहुत प्रोस्पेरस है, बहुत डेवलप्ड है। यही चीज होता है। ठीक है सर बाबू। विकसित, विकसित को भी डेवलप कहते हैं ना। बहुत ज्यादा विकसित। हाँ, तो बहुत ज्यादा विकसित, जैसे यस सर। जैसे अमेरिका बहुत विकसित है। ठीक है। अब दमगरी की तुलना में सहरसा ज्यादा विकसित है, और सहरसा की तुलना में पटना ज्यादा विकसित है, और पटना की तुलना में दिल्ली ज्यादा विकसित है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? तो विकसित का मतलब है कि उससे ज्यादा अच्छा, ज्यादा विकसित। विकास, विकास समझ रही हो ना? दो चीज होता है, याद यस। रखना। दो चीज होता है, विकास होता है और पतन होता है। विकास और पतन, ये दोनों परिवर्तन होता है। यदि तुमको कोई कहे, ठीक है, तुमको कहे कि समीक्षा में परिवर्तन हुआ, तो समीक्षा में परिवर्तन कैसा हुआ? यदि सकारात्मक परिवर्तन हुआ तो विकास होगा, नकारात्मक परिवर्तन हुआ तो उसका पतन होगा, डाउनफॉल होगा। परिवर्तन दोनों है। परिवर्तन का मतलब, ऐसे घर में तुम अपने घर में परिवर्तन किए, तो परिवर्तन का मतलब क्या? या तो घर को डेवलप किए, अच्छा बनाए, या घर घर में कुछ तोड़ फोड़ करके घर की कुछ चीज को हटाए। तो परिवर्तन का मतलब पहले जैसा था उसके रूप में चेंज किए, परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो परिवर्तन वो। विकास क्या होता है? विकास का मतलब जैसा थे उससे ज्यादा अच्छा, वो हो गया विकास। ठीक है। अब पतन, या पतन है या अवसान कहेंगे, अवसान, अवसान भी कहते हैं उसको। तो अवसान का मतलब है विकास, और अवसान, अवसान का मतलब जो है उससे खराब, उससे और खराब। क्लियर? यस क्लियर। यस सर। हाँ। तुम लोग आज टीचर के साथ वकीलों देख ली नहीं चाहिए। चलो, उस किस उनके पास किसी को बताना मत कि हमको वो सर के साथ वकीलों मिल गया आज। हम इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे थे उससे। उनके पास निजी पूंजी का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार के छोटे किसान भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु उसके लिए उन्नत बीज, खाद और उन्नत बीज, मतलब अच्छे क्वालिटी का बीज, उन्नत खाना, अच्छा खाना, ये होता है। उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सभी कार्यों के लिए किसानों को सर्वथा ऋण और साख, साख का मतलब समझते हो? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। अब मनसिका जाती है किसी दुकान में और कहती है कि हमको 5 रुपए का उधार दीजिए। ठीक है। तो दुकानदार 5 रुपए का उधार देता है, मतलब मनसिका का 5 रुपए का क्रेडिट है ना। ठीक है। हमको 50 रुपए का उधार दीजिए, दुकानदार दे देता है। तो मतलब मनसिका का या 5 रुपए या 50 रुपए का क्रेडिट हुआ ना, कि जहां वो सिर्फ बोली पर या एक कि हम पैसा दे देंगे इस पर ले आती है। ठीक है। तो उसी को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। साख, साख, तुमने मेरी साख को खराब कर दिया। सुनी हो ना शब्द, नहीं सुनी हो? ऋण का मतलब हो गया यस ब्याज। सर। हाँ, ऋण। मनसिका कुमारी रेज हैंड, बताओ मनसिका। सर आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? हम कल बताए थे ना कि आर्थिक सर्वेक्षण जो भाव, जैसे जब कभी भी बजट आता है, तो बजट बजट जब आता है ना, पूरे बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है पूरे साल का लेखा जोखा, कितना पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्चा होगा। ठीक है। वो होता है बजट। यस सर। जब देखती होगी कि दिल्ली में बजट रखा जा रहा है या बिहार में बजट रखा जा रहा है, लेकिन बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जिसमें पूरे राज्य का कितना हमारे पास रिसोर्स है, कितना मेरे पास संसाधन है, कितना मेरे पास साधन कितना मेरे पास साधन है। ठीक है। हेलो। ठीक है। बात समझ रहे यस हो? सर। यस सर। कितना कितना मेरे पास साधन है। साधन का जो है किया जाता है, उस साधन का चर्चा किया जाता है। ठीक है। और उस जो साधन का चर्चा किया जाता है, तो वही तो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में को पता होना चाहिए ना कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। ठीक है।
यस सर। हाँ, तो वो जो चर्चा किया जाता है, वही चर्चा जो होता है ना, कि वही आर्थिक सर्वेक्षण वो लिखित में होता है। कल हम राखी को भी बताए थे कि जब कभी आईएएस की तैयारी करोगी, तो आईएएस की तैयारी के लिए कभी सोची हो कि ऐसा क्यों पढ़ना पड़ता है? इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किसी समाज को जानने के लिए, सहरसा का समाज कैसा है, सहरसा में अपराध है, क्राइम है, इस क्राइम को कैसे रोकेंगे। तो जब तक तुम सहरसा के समाज को नहीं जानोगी, तो क्राइम को रोकेगी कैसे? समाज को जानने के बाद तुमको पता चलेगा कि इस समाज में किस तरह के क्राइम होते हैं, इस क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं। इससे समाज को जानना जरूरी है। और समाज को हम कैसे जानेंगे? तो इतिहास से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, ऐसे जानेंगे। अब पॉलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? तो कानून और व्यवस्था संविधान के द्वारा ही मिला हुआ है। और हमें कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है, कैसे सरकार चलानी है, कैसे सरकार नहीं चलानी है, कानून के द्वारा ही पता चलेगा। एक आईएएस को दमगरी में, दमगरी का विकास कैसा हो, कैसे डेवलप करे दमगरी, या कैसे नादो विकास करे, इसके बारे में भी सोचना होता है। तो सोचेगा ना, वो पढ़ेगा ना कि कौन फसल, कैसे फसल, कैसे बीज रोपा जाए, कैसे फसल का उत्पादन हो, कैसे कटाई हो, कैसे बुआई हो, कैसे सिंचाई हो। तब ना गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये सारी चीजें चूंकि उसे जुड़ी होती है, उसको करना होता है, इसलिए जुड़ी होती है। क्लियर? यस यस सर। सर। सरकारी अनुमानों के अनुसार, समीक्षा तुम जो पढ़ाई करती हो ना, सारे वर्ड्स जो तुमको नहीं समझ में आए उसको अंडरलाइन करो, और हमको एक कागज कलम पे लिखो, पहले ही हमको भेज दिया करना, ठीक है? हम तुमको जब जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा ना, उसी वक्त तुमको उसका मीनिंग समझा देंगे। सरकारी अनुसारों के, चाहे किसी को, सबको हम बोल रहे हैं, सरकारी अनुमानों के अनुसार, ठीक है? मतलब उससे क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीच में मत पूछो, पूछो, लेकिन उस वक्त पढ़ा देंगे ना, तो उस वक्त समझा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार अभी बिहार के किसानों को केवल फसलों के उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की साख की जरूरत है। अभी बिहार के किसानों को केवल फसलों के उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के साख की जरूरत है। परंतु बैंकिंग व्यवस्थाएं इनकी साख संबंधी आवश्यकताओं की एक तिहाई भी पूरा नहीं कर पाती है। बैंकिंग व्यवस्था है ना, बैंकिंग है ना दमकरी में, अगल बगल बैंक दिख रही हो, तो बैंक पे कितना लोड रहता है। बैंक है ना क्रेडिट देता है, क्रेडिट का मतलब लोन, समझ रही हो? हम गए और हमको बैंक 10,000 20,000 रुपया कहती है कि ठीक है लोन ले जाइए, मतलब क्रेडिट पे दे देती है, ठीक है? उसके बदले में हमको जमीन या मकान उसके पास गिरवी नहीं रखना होता है। तो क्रेडिट हुआ ना। क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है ना। सर। हाँ हाँ बाबू बोलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, अब जा रही है आवाज? अब यस सर। हाँ, तो ये सारी क्रेडिट जो होती है ना, ये होती है बैंक के द्वारा दी है। छोटे किसानों को बैंक आदि से ऋण मिलने में बहुत ही विलम्ब होता ही है, देखते होगे। एक तो छोटा किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, बैंक में जाता है तो कागज का जानकारी उसको नहीं होता, ठीक है? दूसरा चीज कि पढ़ा लिखा नहीं होने से बैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उसे बात करने में डरता है, हिचकिचाता है, ठीक है? ये भी एक दिक्कत होती है। और तीसरा दिक्कत ये होती है कि छोटा किसान है, ठीक है? किसान पर ही निर्भर है, बाहर से किसानी के द्वारा ही पैसा आएगा। और किसान जो है, तुमको जानती हो कि आज के डेट में निर्वाह किसान हो गया है। जिसके पास छोटा खेत है तो छोटा आमदनी ही होगा, ठीक है? तो फिर पैसा कैसे चुकाएगा? अब हम कर्जा लिए, और उस कर्जा को चुकाने के लिए भी फिर कर्जा लेंगे, अब फिर कर्जा लेंगे, तो उसको ऋण जाल कहेंगे ना, कि वो ऋण के जाल में फंस गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। यस सर। हाँ, तो छोटे किसानों को बैंक आदि से ऋण मिलने में बहुत विलम्ब होता है। अतः वे बड़े किसानों, महाजनों या साहूकारों से बहुत ऊंचे दर पर पूंजी उधार लेने के लिए बाध्य होते हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ जो बैंक है, या नाबार्ड है, या सहकारी बैंक है, वही के लिए ना, या ग्रामीण बैंक है, यही लिए ना किसानों को आसानी से कम पैसा पे बिना किसी देरी के उसको ऋण ऋण मिलेगा। और किसान को जब ऋण मिलेगा
तो वह किसान उस पैसे को खेती में यूज करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि बैंक के चलते या किसी कारण से उसको पैसा नहीं मिलता, तो किसान को खेती करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, किसी कारण से, या तो बहुत सारे कागज पे साइन करना पड़ेगा, नियम कानून कड़ा है इसलिए भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी कारण हो। तो वो क्या करता है, मनसिका से जाके पैसा लेता है, हमसे सूद पे पैसा लेता है, 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया सैकड़ा करके लेता है ना। तो वही चीज है। कई बार ऐसे किसानों और साहूकारों के सूद की दर 20 से 25% तो होती है, जो निश्चय ही बहुत अधिक है। अब तुमको हम एक चीज बोलते हैं, तुम यदि मान लीजिए राखी मनसिका से 4 रुपया सैकड़ा के दर से, 4 रुपया सैकड़ा के दर से सूद लेती है, तो 4 रुपया सैकड़ा के दर से सूद लेती है, तो एक महीना का ना 4 रुपया, 100 रुपया में एक महीना में 4 रुपया, तो एक महीना में 4 रुपया, जबकि बैंक वगैरह में तो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। ठीक है, तो साल में कितना हो जाएगा जानती हो, 12 चौके 48, मतलब 48%, 4% नहीं, 48% सूद हो गया। यहाँ तो 20 से 25% तक का बात हो रहा है, इससे तो कई गुना ज्यादा सूद हो गया। नहीं हुआ समीक्षा, नहीं हुआ सोनी? यस सर। हम्म, ठीक है, तो यहाँ तो कह रहा है कि 20 से 25% तक, यहाँ तो 48% हो गया। यदि तुम 2 रुपया सैकड़ा भी ले रही हो, ठीक है, फिर भी 24 रुपया हो जाएगा सालाना, 24% सालाना, ये चीजें कहा जा रहा है। ठीक है, चलो। इस प्रकार के ऋणों को लौटाना किसानों के लिए बहुत कठिन होता है। बड़े किसान या साहूकार छोटे किसान और कर्जदारों को का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे बहुत कम मजदूरी पर अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करना, उनकी उपज को कम मूल्य पर खरीद लेना। होता है ना कि मान लीजिए बहुत कम मजदूरी पर अपने खेत पे, मान लीजिए गांव में कुछ ही काम है, मतलब थोड़ा सा ही काम है, अब मजदूर बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा मजदूर होगा, तो हम बताए थे कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग मांग और आपूर्ति पे। तो मांग क्या है, मांग किसके फेवर में, काम कम है, काम करने वाला ज्यादा है, तो काम कम है, तो काम करने वाला ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कम पैसा पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। और जब जब यस सर। जब तुमको हम कल ही बताए थे ना कि जब फसल के बोने का समय होता है, फसल के काटने का समय होता है, तो उस वक्त काम ज्यादा होता है, तो उस वक्त जो है कि मजदूर को लोग जो है प्यार से बोलते हैं, दुलार के बोलते हैं, आओ, नहीं होता है। तो वही चीजें यहाँ कह रही है कि बहुत कम मजदूरी होने पर खेतों में काम करने के लिए बाध्य करना, उनकी उपज को कम मूल्य पर खरीद लेना। अभी मान लीजिए मनसिका है, ठीक है, खेत में अनाज, अभी गेहूं का समय है, गेहूं गेहूं कटा, और मनसिका के पास पैसा नहीं है, तो मनसिका क्या करेगी, मनसिका गेहूं बेचेगी। और चूंकि अभी गेहूं तुरंत तुरंत कटा है, तो अभी गेहूं का फसल का कीमत कम होगा ना, यही एक महीना के बाद उसका फसल का कीमत ज्यादा होगा, यही 2 महीना के बाद गेहूं का कीमत ज्यादा होगा। अभी जैसे अभी आलू उपजा है खेत में, तो देखो कि 10 रुपया किलो भी, 15 रुपया किलो भी आलू मिल जा रहा है, लेकिन 4 महीना के बाद, यस सर। 4 महीना के बाद, 10 महीना के बाद 40 रुपया किलो आलू। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि अभी अभी मनसिका के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगी वो, सारा आलू बेच देगी, कैसे, 10 रुपया किलो बेच देगी। लेकिन यदि उसके पास पैसा रहेगा, तो अभी आलू हम नहीं बेचेंगे, कब बेचेंगे, जब आलू का रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। जब आलू का रेट बढ़ेगा, तब मनसिका यदि आलू बेचेगी, तो उस समय ज्यादा फायदा ना होगा। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। छोटे किसानों की तुलना में मध्यम एवं बड़े किसानों की स्थिति संतोषजनक होती है। जाहिर सी बात है, बड़ा किसान के पास ज्यादा बड़ा खेत होता है, ज्यादा उत्पादन होता है, तो ज्यादा उत्पादन होगा तो उसके पास आमदनी भी ज्यादा होगा, तो उसकी स्थिति संतोषजनक होती है। उन्हें बैंक से, सहकारी संस्थाओं से आदि से सुगमता पूर्वक पूंजी उधार मिल जाती है। उधार का मतलब वही हो गया, सूद पे लेना, ब्याज पे लेना, क्रेडिट पे लेना, होगा ना।
Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ बोलिए। योर एक्सक्यूज मी इज ग्रांटेड। टेल मी योर नेसेसिटी, आई विल सॉल्व इट। टेल मी। सरकारी जैसे बैंक सर। सर, हाँ पहले सहकारी संस्थाओं का मतलब? सहकारी संस्था हम बताए नहीं थे कि गांव में बहुत सारे लोग, जैसे सहकारी खेती हम बताए होंगे। तो कैसे बताए थे सहकारी? गांव दमगरी के सारे लोग जो एक साथ मिल जाएं और दमगरी के सारे खेत में काम करें। दमगरी में सबका खेत, किसी का छोटा है किसी का बड़ा खेत है, तो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पाती है। तो जब वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पाती है, तो दमगरी या नादों के सारे लोग मिल जाएं और सारे खेत पे एक साथ काम करें, बड़ा बड़ा मशीन लगा के काम करें, वैज्ञानिक ढंग से खेती करें। और फिर जब उत्पादन हो, उपज हो, तो उस उपज को सब आपस में बांट लें जिसका जैसा खेत था। हमने बताया था ना कि छोटा छोटा खेत होने के कारण वैज्ञानिक ढंग से हम खेती नहीं कर सकते। तो उसके लिए दो तरीका है। एक तो चकबंदी Yes, है, sir. एक तो चकबंदी है जिसको अंग्रेजी में कंसोलिडेशन कहते हैं। लैंड कंसोलिडेशन कहते हैं कि समीक्षा का 5 जगह छोटा छोटा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा खेत है, ठीक है। और मनसिका का भी है, तो मनसिका को वहां पे खेत दे दिया और मनसिका का खेत यहाँ पे जो है उसको मिला लिया। तो समीक्षा का खेत भी बड़ा हो गया और इधर मनसिका का खेत भी बड़ा हो गया। अब इस बड़ा खेत पे, ठीक है, मनसिका को भी खेती करने में आसानी होगा। और सारा खेत जब एक साथ रहेगा तो उसका देखभाल करना भी आसानी होगा, मनसिका को भी और समीक्षा को भी। और 4 जगह खेत है मनसिका का या 4 जगह खेत है समीक्षा का, तो समीक्षा अकेले कैसे चारों खेत पे निगरानी कर पाएगी? छोटा छोटा खेत होने के कारण ना ट्रैक्टर चला सकेगी ना कोई मशीन वहां चल सकेगा, ठीक है। तो चकबंदी बताए थे। दूसरा हम बताए थे सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होता है? या तो गांव के कुछ 4-5 लोग मिल करके एक साथ खेती करना स्टार्ट कर दे, सारा खेत को मिला दिए, ठीक है, आज सब लोग मिल करके खेती करेंगे। मतलब 4-5 लोग का फैमिली मिल के खेती करेगा। फिर जो उपजा आएगा उसके अनुसार बांट लेंगे। या सारे गांव के लोग अपने सारे खेत को एक साथ मिला दिए, ठीक है, और सब लोग मिलके जिसका जिसका जैसा है खेती करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे। जो पैसा लगेगा उसी अनुपात में जिसका जिस तरह से खेत है लगाएंगे। जब उत्पादन होगा, फसल पक जाएगा, तो फिर उसका बंटवारा वैसे वैसे कर लेंगे। क्लियर हुआ? हेलो। तो यहाँ सहकारी संस्था का मतलब होता है कोऑपरेटिव। सुनियो, कोऑपरेटिव। गांव में कोऑपरेट यस सर। वही कोऑपरेटिव को सहकारी कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम सुनी होगा, वही सहकारी है कि 4 5 लोग या 10 लोग मिल करके या पूरा गांव का लोग मिल करके उसको एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, नहीं समझे तो फिर बताइए। सर, हाँ बोलो। गांव के किसान खेती के लिए बैंक से कर्ज नहीं लेकर के आदमियों से क्यों लेते हैं कर्ज? मान लीजिए बैंक में तो नियम कानून होता है ना, कर्ज लेने में लेट होगा, कागज और पत्तर। रुको रुको, बात जो पूछी सुन लो। बैंक में जब हम लोन लेने जाते हैं तो 2 कारण होता है। एक तो होता है कि गांव का किसान पढ़ा लिखा कम होता है, तो बैंक जाने से डरता है, बैंक के पदाधिकारी से बात करने से डरता है। पहला तो ये कारण है। दूसरा चीज कि बैंक से जब वो कागज ये लेगा, ठीक है, तो कागज पत्तर पे साइन करना होता है, ये करना होता है, तो उससे डरता है वो। तीसरा कारण है कि बैंक में कभी भी जाओगे, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओगे या ऑफिस में जाओगे, तो उसमें नियम कानून के तहत में मिलेगा, ठीक है। यस सर। जब उस पे बड़ा पदाधिकारी का साइन होगा, कैशियर साहब का साइन होगा, तब मिलेगा। और गांव में तो तुरंत बात किए, हाँ हाँ, तो एक अभी गए 10 मिनट के अंदर हमको सूद पे मिल गया, ठीक है। तो बैंक से हमें सूद मिलता है, लेकिन हमें लेट से मिलता है, ठीक है, देर से मिलता है। सर, हाँ बोलो। गांव के व्यक्तियों से लेते हैं जब कर्ज, तो वो बहुत ज्यादा तंग क्यों करते हैं हम लोगों को? उस इसलिए तंग करते हैं ना कि जिससे भी आप गांव में लेते हैं वो पैसा वाले लोग होते हैं, पावरफुल आते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। उनको डर होता है कि मेरा पैसा नहीं चुकाएगा तो। हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले बताए थे कि मान लीजिए आपके पास कमाने का साधन नहीं है, ठीक है, तो अभी तो आप ऋण ले लिए। ऋण का मतलब कर्ज ले लिए। जब आप कर्ज ले लिए, इस कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जो पैसा है भी, जो कमाते भी हैं आप, तो आपको खाने पीने, दवाई दारू, पढ़ाई लिखाई में खर्चा हो जाता है। तो आपको पैसा ही नहीं बचता कि आप मेरा कर्जा उतारिएगा।
तो आप क्या करते हैं, फिर दूसरे से कर्जा लेते हैं, अरे बहुत तंग कर रहा है तो उससे कर्जा ले लो, इसका कर्जा चुका दो। नतीजा क्या होता है, जब कर्जा लेके कर्जा उतारना पड़ता है तो उसको ऋण जाल कहते हैं। ठीक है, ऋण का जाल, मछली का जाल नहीं होता है, तो हाँ। किसान उसमें फंस जाता है कि अब कर्जा उतारने के लिए भी हम जो ब्याजें लेंगे, सूदें लेंगे, कर्जा ही लेंगे। ठीक है, तो कर्जा कैसे उतारें, कर्जा हम इसलिए लेते हैं ना कि कभी हमारी आमदनी घट गई, कोई जरूरी पड़ गया, पैसा नहीं है तो अभी हम लिए, फिर कमा के उसको उतार देंगे। लेकिन हमारी कमाई कम है, हमारी जरूरत ज्यादा है, तो क्या होगा, फिर हम कर्जा लेंगे। फिर कर्जा ले भी लिए तो उस कर्जा को उतारेंगे कैसे, क्योंकि मेरी आमदनी उतनी है नहीं। फिर क्या होगा कि हम कर्जा 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 लेते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि कर्जा देने वाला कोई तैयार ही नहीं होगा। अरे बाप रे, सबसे कर्जा लेके बैठल छे, दते कते से कर्जा, जमीनों बेचते थे कर्जा नहीं उतार सकते। सर बहुत आदमी तो कर्जे के डर से मर भी जाता है, कर्जे के ऋण से हाँ, मरता ही है। सुसाइड भी कर लेता हाँ, मरता ही है, होता ही है। तो यही सारी चीजें हैं ना बाबू, है। क्या, वो तो गलत है ना सर। बिल्कुल गलत है। तो ये चीजें कैसे हो सकती है, तो आप अपने खर्च पे कंट्रोल कीजिए। हमारी जितनी आमदनी होगी, खर्चा खर्चा 98 और कमाई 54, तो क्या होगा, खर्चा खर्चा रुपया, सॉरी, खर्चा रुपया, कमाई 98, तो क्या होगा। तो हमें अपने खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि हमें अपनी आमदनी बढ़ाना होगा। तीसरा चीज कि आमदनी बढ़ाने का तरीका खोजना पड़ेगा। ठीक है, चौथा चीज कि आमदनी बढ़ने के जो तरीका है, उसमें या तो हमें किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, या कहीं हमको एजुकेशन लेकर के बड़ी नौकरी लेनी पड़ेगी, या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। यदि काम आमदनी हमारी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो हम खर्चा कैसे करेंगे। कोई आदमी हमें कब तक कर्ज देगा और क्यों कर्ज देगा, वह आदमी कमा के अपने पास रखा हुआ है, तो वह कमा के रखा है, वह कमा के आपको क्यों देगा, यदि आप उसका पैसा नहीं लौटाइएगा तो। आप सोचते हैं कभी, आपको पैसे की जरूरत होती है, आपके पिताजी बाहर कमा के लाते हैं, कभी उनके पास पैसा नहीं होता है, क्या क्या होता होगा, सोचते हैं कभी आप। इसीलिए हम बोलते हैं, जब मौसम हो, सोनी हो, समीक्षा हो, या मनसिका हो, राखी हो, जो भी हो, नयन हो, इसलिए हम बोलते हैं कि बउआ पढ़ो, इसको महसूस करो कि तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत करती है, इसको महसूस करो कि तुम्हारे पिताजी कितना मेहनत करते हैं, इसको महसूस करो कि यदि तुम नहीं मेहनत करोगी तो तुम इससे भी खराब स्थिति में रह सकती हो। तो कैसे होगा, तो सबसे आसान है शिक्षा, एजुकेशन। सिंपल सा काम है, टेबल कुर्सी पर बैठना है, किताब से बात करना है, कलम चलाना है, ना खेत में जाके काम करना है, ना धूप में जाना है, ना किसी के आगे झुकना है, ना किसी के आगे गिड़गिड़ाना है। सिर्फ किताब के साथ रहना है, कॉपी कलम चलाना है, टेबल कुर्सी पर बैठना है। 2-3 साल पढ़ो, उसके बाद फिर देखो, झुकी है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राखी बड़ा अच्छा अपना स्टेटस लगाई थी, जो जितना किताबों के बीच रहेगा उतना लोग उसके पीछे घूमेगा। क्या राखी, सर हाँ, जो लोग जितना किताबों के बीच रहेगा उतने लोग उसके पीछे घूमेंगे, बोली थी ना, लिखी थी ना कहीं पे। हेलो, हेलो। यस सर। तुम आज या कल 2-3 दिन पहले स्टेटस में लगाई थी व्हाट्सएप में कि जो लोग जितने किताबों के बीच में रहेंगे, आने वाले दिन में उसके पीछे उतने लोग घूमेंगे, उतने उसके पीछे पीछे उतने लोग घूमेंगे, यस लिखी। सर। हम वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस अच्छा किताबों, लगा इसलिए लगा दी। हाँ ठीक है, अच्छा की, किताबों के बीच ही रहना है। किताब, इससे आसान काम कोई है, सोचो। न गर्मी में जाना नो है, सर। न गर्मी में जाना है, न धूप में जाना है, न किसी का गाली सुनना है। और तुम पढ़ाई लिखाई करके बनोगे तो ना तुमको कोई गाली देगा, ना कोई तुम पे उंगली उठाएगा, तुमसे इज्जत से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा तुमसे, एकदम नीची आवाज में बात करेगा। समझ रहे हो। हेलो,
यस कि यस सर। हाँ मिस्टी को काहे बोल रही है बैठ के पढ़ने कगरा कही छे हो। ठीक है क्लियर। चलें आगे। क्या सोनी बोलो। अच्छा ये राखी तुम्हारा भाई बात बोल रहा है क्या किसी लड़की। सर आए हुए हैं भाई। वो तुम्हारे भैया बीच में बोल रहे हैं ना। सर आपसे बात भी करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है हम लोग बाद में कर लेंगे। तुम्हारे भैया की आवाज थी ना कि वो हाइब्रिड की उन्नत के बीज के बारे में उन्नत हाइब्रिड वगैरह वही बोल रहे थे ना। यस सर। अच्छा ठीक है बात करेंगे बाद में अभी पहले पढ़ो। उन्हें बैंक और सहकारी संस्थाओं आदि से सुगमता पूर्वक सहकारी संस्था तो कोऑपरेटिव गांव के सारे लोग मिल करके गांव के सारे देखो बताते हैं गांव के सारे लोग मिल करके मान लो कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं ठीक है। और वो पैसा जमा करके मान लीजिए नादों के सारे लोग मिल करके 100 100 रुपया जमा किए ठीक है। अब किसी को जरूरत हुआ तो उस कोऑपरेटिव से गया और जाके 500 रुपया जा करके ठीक है उधार लेके चला आया। तो ऐसा कोऑपरेटिव है ना हमारे यहाँ यस सर। उसी को कहते हैं कोऑपरेटिव ठीक है सहकारी। ठीक है खेती भी सहकारी होती है और सहकारी संस्था भी होती है कोऑपरेटिव बैंक भी है ठीक है। तो बड़े बड़े किसानों की आय अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत मतलब एक दूसरे की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः उनके लिए निजी पूंजी निजी का मतलब क्या निजी का मतलब क्या अपना सरकारी नहीं निजी का मतलब ये निजी घर है ये निजी गाड़ी है ये निजी मकान है ठीक है। तो दैट मीन्स ये प्राइवेट प्राइवेट निजी का मतलब प्राइवेट पूंजी का संग्रह करना भी होता है ठीक है। अब आइए कितना बड़ा चैप्टर है जी। हाँ ठीक है खत्म हो जाएगा चलो खत्म करते हैं इसको बढ़िया से। क्या समीक्षा क्या इरादा है। समीक्षा गुस्सा आ गई है। समीक्षा समीक्षा सर गुस्साई हो। ठीक है चलो आज खत्म करते हैं क्या सोनी खत्म कर देना आज। नो सर। नहीं खत्म करें। यस सर। यस यस नो सर। सर यस सर। अभी तो मत करिए सर। यस सर। यस या नो कहाँ हम जाएं यस के नो साथ। सर। अरे यस सर। यस सर नो सर। नो नो सर नो सर। हे भगवान नहीं सोनी। हमारा दिमाग कंफ्यूज सर कर आज पढ़ लो खत्म हो जाएगा। आज खत्म कर देते सर हैं। थोड़ा सा तो पढ़ने दो ना। हाँ चलो आज खत्म किसान अपनी अतिरिक्त उपज का क्या मतलब हुआ कि उपज हुआ सर अत्यधिक। क्या। ज्यादा से सर ज्यादा जितना सर। हाँ अतिरिक्त का मतलब हुआ कि किसान जो उपजा किया तो उसमें जितना पैसा उसका लगा था ठीक है प्लस उसको खाने पीने के लिए जो अनाज चाहिए उतना ये दोनों छोड़ के जो बचता है वो अतिरिक्त हुआ कि नहीं हुआ। हम पैसा यस सर। पिछला बार जो पैसा लगाया तो वो तो निकालवे करेंगे। फिर हमको साल भर खाने पीने के लिए अनाज चाहिए ना वो अनाज को हम निकालेंगे। उसके बाद उसके बाद जो रेस्ट अनाज बचा उसी को अतिरिक्त कहते हैं उसको बिक्रे करते हैं ठीक है। तुम करोगी ना तुमको जो अनाज मान लीजिए सोनी को 100 मन अनाज हुआ तो सोनी क्या करेगी कि अरे 20 मन तो हम पहले सबसे पहले कर्जा लगाएंगे निकालेंगे जो हम इसमें खाद डाले बीज डाले पटाई किए पटवन किए इसके लिए तो हम पहले 20 मन अनाज हम पहले उसको निकाल के बेच देंगे। फिर सोनी कहेगी कि नहीं 25 मन हमको अनाज चाहिए ये गेहूं चाहिए साल भर हमको खाने पीने के लिए ठीक है। 25 मन में हो जाएगा पूरा परिवार को तो दैट मीन्स 45 मन 55 मन अनाज वो बेचेगी। यही होता है सबके घर में होता है सब जगह होता है। मान लें किसानों ने भूमि भूमि श्रम जो मेहनत पूंजी का प्रयोग करके गेहूं की फसल का उत्पादन किया ठीक है। किसान इस गेहूं का क्या करते हैं वे इसका एक भाग अपने परिवार के उपभोग का मतलब यूज करना के लिए रखते हैं। शेष अतिरिक्त उपज को बेच देते हैं ठीक है। परिवार में खाने के लिए जितना चाहिए उतना रख करके बेच देते हैं। छोटे किसानों की उपज प्रायः उनके अपने उपभोग के लिए ही पर्याप्त नहीं होती है। हम बताए थे ना ठीक है कि कम पैसा यदि किसी को मिलता है तो क्या होता है वो ज्यादा खर्चा अपना वेतन का ज्यादा पैसा अपने खाने पीने पे ही करता है। जब उसकी सैलरी बढ़ती है ठीक है तो खाना पीना में तो उतना ही खर्चा करेगा ही करेगा। अब क्या करेगा अब वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना स्टार्ट करेगा और सैलरी बढ़ी
तो फिर क्या करेगा, जमीन खरीदना स्टार्ट करेगा, ठीक है, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आदमी अपनी सैलरी का सबसे ज्यादा खर्चा पहले भोजन पे करता है, भोजन से ज्यादा होगा तब दूसरा जरूरत का सामान, और उससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तब उस पैसा को बैंक में जमा करेगा, कहीं कहीं रखेगा। इनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, अतः इनके पास बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त उपज नहीं होती। इस प्रकार मध्यम और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं या दूसरे अनाज की आपूर्ति करते हैं। बाजार के व्यापारी किसानों से यह गेहूं या अनाज खरीद कर पुनः शहरों और महानगरों के दुकान को बेचते हैं। क्या कहता है, इस प्रकार मध्यम और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं या दूसरे अनाज की आपूर्ति करते हैं। मतलब क्या हो गया कि बड़ा किसान के पास ज्यादा उपज का उत्पादन होता है, तो वही ना अनाज को बेचेगा ज्यादा। छोटा किसान तो इतना ही उपजाता है जितना वो खा लेता है, उसको खाने में भी घट जाता है, फिर बाजार से खरीद खरीद के, दुकान से खरीद के अनाज लाता है। तो बाजार के शहरी व्यापारी बाजार के व्यापारी किसानों से यह गेहूं एवं अनाज खरीद कर पुनः शहरों और महानगरों के दुकान को बेचते हैं। तो हम लोग जो फसल को बेचते हैं, तो शहर का व्यापारी आएगा ना, सौर बाजार का, समदा का या सहरसा का व्यापारी आता है, उसको बेचे, फिर वो बड़े व्यापारी को बेचेगा, और फिर बड़ा व्यापारी उसको सामान को दिल्ली, बम्बई या विदेश में भेजता है। नारायण सिंह रामपुर का एक बड़ा किसान है, दमगरी में भी एक नारायण सिंह है, राम दमगरी का एक बड़ा किसान है, वो भी किसान। वह अपने परिवार की आवश्यकताओं से बहुत अधिक धान और गेहूं का उत्पादन करते हैं। क्लियर है सोनी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? मौसम, नो सर। नो सर। इस अतिरिक्त अनाज को वह निकट की मंडी, मंडी का मतलब होता है बाजार, सर यस सर। अनाज का जो बाजार होता है ना, अनाज का बाजार, उसको मंडी कहते हैं, ठीक है। जहां अनाज को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उसको अनाज का मंडी कहते हैं। जिससे उसे पर्याप्त आय होती है, वह अपनी आय उस, देखो हम कैसे पढ़ते हैं, तुम लोग देख रही हो, एक दिन हम सोनी को पढ़ने बोले थे, बहुत तेजी से पढ़ रही थी, याद है सोनी? सर मेरा स्पीकर खराब हो चुका था, हम बोलते थे लेकिन जाता था बहुत लेट से। अच्छा, तो देखो हम कैसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। वह अपनी उस आय का किस प्रकार प्रयोग करता है, प्रायः वह अपनी आय का अधिकांश भाग अपने बैंक के खाते में जमा कर दे। जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसा होगा तो बैंक में जमा करोगी। इस, क्योंकि पैसा जो होता है बैंक में जमा नहीं करोगे, चोर आएगा सब लेके चला जाएगा। लेकिन बुद्धि एक ऐसा चीज होता है कि तुमसे ना चोर चुरा के ले जाएगा, ना कोई छीन सकता है। बुद्धि हमेशा तुम्हारे काम आएगी, और बुद्धि पढ़ने से, एजुकेशन से आती। इस बचत से उसके पास पर्याप्त पूंजी जमा हो गई, छोटा छोटा जमा किए थे, एक दिन बड़ा मात्रा में। अपने बचत से वह गांव के कई छोटे किसानों को ऋण या उधार भी देता है। उसके पास ज्यादा पैसा है तो गांव के छोटा छोटा किसान को ऋण भी देता है, जिस पर उसे ब्याज मिलता है। नारायण सिंह ने अपने बचत से, बचत मतलब सेविंग से, जो पैसा बचाया उससे ट्रैक्टर खरीदा, थ्रेसर, पंप सेट भी खरीदे, जो उसकी अस्थाई पूंजी है, यानी परमानेंट पूंजी हो गया। एक बार खरीद लिए तो हमेशा खेत में काम होगा, दूसरे को भी हम ट्रैक्टर देंगे, दूसरे को थ्रेसर देंगे, उससे हमको पैसा मिलेगा। वह अपनी बचत का प्रयोग अगली फसल के उत्पादन में, बीज में, खाद में आदि खरीदने अर्थात कार्यशील पूंजी के रूप में करते हैं। देखो पूंजी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील का पूंजी क्या मतलब, वह पूंजी जो कार्य में लगा हुआ है। कार्यशील पूंजी का मतलब हुआ कि वह पूंजी जो उस कार्य में लगा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास 25 लाख रुपया है, हम 20 लाख रुपया बैंक में रखे हुए हैं, लेकिन 5 लाख रुपया ही ना हम उस खेत में काम करने में लगाए हुए हैं, तो 5 लाख रुपया पूंजी ही कार्यशील पूंजी होगा। जैसे कि हम एक बड़ा सा दुकान खोले हैं दमगरी में, और 5 लाख रुपया उसमें लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन 1 करोड़ हम नहीं लगाए हैं, हम सिर्फ 5 लाख रुपया लगाए, और इसी 5 लाख का सामान हम बेचते हैं, जो आमदनी होता है, फिर उसको दुकान में लगा उसे बेचते हैं, तो 5 लाख ना कार्यशील पूंजी हुआ। कार्य में जो लगा हुआ पूंजी है वो कार्यशील पूंजी है, ठीक है। चलो यहीं तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। कितना टाइम हुआ जी, कोई बताओगे टाइम? सर 9 o'clock। अच्छा, यहीं तक पढ़ेंगे, छोड़ देते, कल खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ अब बचा नहीं है, है ना। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे कल से, है ना।
यस यस सर। सर। थोड़ा सा बचा हुआ है यस सर। हाँ, यस तो सर। कल खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का कल काम है, कल खत्म करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। नारायण सिंह के समान ही अन्य मध्यम और बड़े किसान भी अपने अतिरिक्त कृषि उत्पाद को, कृषि का मतलब कृषि से उत्पन्न वाला जो कृषि का जो उत्पादन होता है, कृषि उत्पाद, दूध से जो प्रोडक्ट बनता है उसको दुग्ध उत्पाद कहते हैं ना। कृषि से जो प्रोडक्ट बनता है यस उसको सर। दुग्ध को व्यापारियों के हाथ बेचते हैं। इससे प्राप्त आय के एक भाग का प्रयोग अगली फसल के उत्पादन में पूंजी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इनकी कृषि उत्पादन के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी निजी आय से हो जाती है। कुछ किसानों ने अपनी बचत का प्रयोग कुछ किसान ने अपनी बचत बचत समझ रहे, पैसा बचा बचा के, तुम्हारी मम्मी लोग तुमको पैसा देती होगी, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उस पैसा को बचा बचा के कभी फ्रॉक खरीदती हो, कभी पेन खरीदती हो, कभी किताब, या कभी कुछ खिलौना या कुछ मिठाई या कुछ भी खाती हो ना, वही चीज है। तो वही किसान के पास भी जो पैसा बचा उसका प्रयोग किया किया मवेशी खरीदा, ट्रक खरीदा, टेम्पो खरीदा आदि खरीदने में किया जाता है। इस प्रकार किसानों से गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार कृषि से गैर कृषि कार्य मतलब क्या हुआ, कृषि कार्य के अलावा, गैर का मतलब अलग सर। अलग, तो कृषि कार्य के अलग पूंजी की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। रामपुर रामपुर के कृषि रामपुर का प्रमुख उत्पादन क्रियाकलाप है। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 75% अपने जीविकोपार्जन, तो जीवन को चलाने के लिए जो उपार्जन करता है, जीवन को चलाने के लिए जो कमाता है, उपार्जन का मतलब क्या होता है, बड़ा उपार्जन क्या कह लिया ना तू, क्या तोरा हम दियो चाय पी बना के कहती हो ना घर में, वो कभी कभी बड़ा उपार्जन क्या मतलब कमा के, उपार्जन का मतलब कमा के आना, तो जीविकोपार्जन। बहुत बड़ा काम करके सर। हाँ, तो जीविकोपार्जन, तो जीविका को चलाने के लिए कमा के आना के लिए कृषि पर निर्भर है। परंतु कुछ ग्रामीण परिवार गैर कृषि कार्यों में भी लगे हुए हैं। ठीक है। दुग्धशाला, हमारे देश के ग्रामीण जीवन में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशु से क्या मिलता है, पशु से मांस मिलता है, सबसे पहले बकरी छकरी मांस मिला, तुमको ये कबूतर हो गया या जो भी चिड़िया तिड़िया, मुर्गा मुर्गी सब। दूसरा उससे पशु से दुग्ध भी मिलता है ना, दूध। ठीक है, दूध से घी मिलता है, घी से पनीर मिलता है, मिठाई मिलता है। हम तुमसे पूछे कि सारा मिठाई का जड़ क्या होता है, बताओ तो। दूध सर। कि चीनी, यस दही। सर। दूध होता है कि चीनी होता है सारा मिठाई का जड़, सो बताओ। चीनी सर, चीनी। बहुत सारे मिठाई जो होते हैं, बेसन का मिठाई बिना दूध के भी बनते हैं, लड्डू वगैरह, खाजा सर यस वगैरह। सर। चीनी। चीनी चीनी सर चीनी। चीनी होता है सर। हाँ, रामपुर के कई किसानों ने भी गाय या भैंस पाल रखा है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है, गाय और भैंस को पालता है तो उससे दूध वगैरह भी मिलता है, उससे भी आमदनी उसको होती है। परंतु कुछ वर्ष पूर्व बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, तो बिहार राज्य दूध उत्पादक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव, देख रहे हो कोऑपरेटिव, सहकारी, याद है सहकारी, कोऑपरेटिव यस सर। मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन द्वारा मोतीपुर में एक दूध संग्रह केंद्र और प्रतिशीतन केंद्र की स्थापना। प्रशीतन केंद्र का मतलब समझ, रेफ्रिजरेटर, जहां दूध को ठंडा करके रखा जाता है, तो उसी को प्रशीतन केंद्र कहते हैं, समझ रहे हो चीज को। ठीक है। यस सर। हाँ, तो प्रशीतन केंद्र यस। से इस उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। अब रामपुर तथा निकटवर्ती गांव के कई निवासियों ने इसे पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। पूर्णकालिक व्यवसाय का मतलब पूर्ण पूर्ण काल मतलब हमेशा, मतलब 365 दिन के लिए। अंशकालिक का मतलब हो गया कि एक समय, मतलब अंशकालिक, जैसे कि हम बोलते हैं कि यह अंशकालिक शिक्षक है और यह पूर्णकालिक शिक्षक है। तो पूर्णकालिक शिक्षक का मतलब हो गया परमानेंट शिक्षक। अंशकालिक शिक्षक का मतलब 6 महीना 1 साल के लिए शिक्षक है। अंश अंश का मतलब टुकड़ा, समझ रहे हो ना चीज को। अंश, यस सर। हाँ। पूर्णकालिक का मतलब पूर्ण, यस सर। पूर्ण का मतलब पूर्ण, काल का मतलब समय, और अंश काल का मतलब, अंश का मतलब टुकड़ा। एक अंश दे दो ना हमको भी, एक टुकड़ा दे दो ना हमको भी,
ऐसे पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। इन गांवों के दुग्ध उत्पादक अपना दूध मोतीपुर के दुग्ध संग्रह केंद्र को बेच देते हैं। तो गांव के जो भी किसान है क्या करते हैं, दूध लेते हैं और मोतीपुर का जो दूध संग्रह केंद्र है जहां दूध को जमा किया जाता है वहां जाके बेच देते हैं। यह केंद्र जो मोतीपुर का दूध संग्रह केंद्र है, ठीक है, उस दूध का अन्य दूसरे स्थानों में वितरण एवं विक्रय करते हैं। अब वह मोतीपुर में जो दूध संग्रह केंद्र है वहां से दूध लेता है। प्रशीतन केंद्र मतलब ऐसा गाड़ी जिसमें कि दूध को ठंडा करेंगे तो दूध फटेगा नहीं, फिर ले जाके सहरसा मधेपुरा पटना में जाके उसको पहुंचा देंगे। ठीक है, तुम लोग कभी शहर आए होगे तो देखे होगे दूध को ले जाने के लिए एक प्रशीतन गाड़ी होता है, दिल्ली उल्ली में भी देखे होगे। यह केंद्र कौन, वह दुग्ध संग्रह केंद्र जो है उस दूध का अन्य सुदूर स्थानों में, सुदूर का मतलब बहुत दूर, ठीक है, स्थानों में वितरण एवं विक्रय की व्यवस्था करता है। डेयरी उद्योग में गांव की कई महिलाओं को भी रोजगार मिला है। डेयरी उद्योग क्या हो गया, दूध वगैरह का जहाँ काम होता है उसको डेयरी कहते हैं। ठीक है, डेयरी, ठीक है, गांव की कई महिलाओं को रोजगार मिला है जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो यहाँ तक तो हम लोग